नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं दीपक शर्मा। प्रशांत किशोर जो अब तक राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के दूसरे जो उप मुख्यमंत्री और मंत्री हैं, उन पर निशाना साधते देखे जाते थे, लेकिन अचानक एक नया बदलाव दिख रहा है। यह बदलाव यह है कि अब वे सबसे ज़्यादा टारगेट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कर रहे हैं। तो क्यों प्रशांत किशोर में यह बदलाव दिख रहा है और इसके क्या मायने हैं, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्योष। तो प्रशांत किशोर अब नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव से ज़्यादा टारगेट प्रशांत किशोर कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। इसके क्या मायने? देखिए, प्रशांत किशोर बिहार बदलाव यात्रा पर हैं और उनकी यात्रा एक मुकाम पर पहुंच गई है, पूरे शबाब पर है। उनकी यात्रा में बहुत लोग आ रहे हैं और मुझे लगता है कि लोगों की भीड़ देखकर वो ज़्यादा उत्साहित हो गए हैं और भीड़ समर्थन जो मिल रहा है उसकी वजह से उन्होंने अपनी रणनीति में बदलाव कर दिया है। पहले वो तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार पर ही निशाना साधते थे, बीजेपी के खिलाफ या मोदी के खिलाफ तो बोलते ही नहीं थे। यहाँ तक कि पार्टी बनाने के बाद उन्होंने कहा था कि मोदी का कोई मुकाबला नहीं है, मोदी की लोकप्रियता का कोई मुकाबला नहीं है, विपक्ष बहुत कमज़ोर है और मोदी का ये विपक्ष सामना नहीं कर सकता। तो जो इस हद तक बात करते थे मोदी के पक्ष में, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया था कि मोदी की बहुमत की सरकार बनेगी। आपको याद है? तो जाने माने चुनावी रणनीतिकार हैं, माना जाता है कि उनका प्रेडिक्शन बहुत सही होगा, लेकिन गलत हुआ। लेकिन मोदी के पक्ष में उन्होंने बयान दिया, कभी मोदी के खिलाफ बोले नहीं। लेकिन अब उनकी रणनीति बदल गई है। उनको लगता है कि ज़्यादा समर्थन चाहिए, ज़्यादा लोगों का समर्थन चाहिए, तो सत्ताधारी दल का, वो भी केंद्र में जो सत्ताधारी दल है उसका विरोध करना जरूरी है, सबसे बड़े नेता का विरोध करना जरूरी है। वो चैलेंजर के रूप में उभरना चाहते हैं और चैलेंजर केवल तेजस्वी और नीतीश के लिए नहीं, वो सीधे पीएम मोदी के लिए चैलेंजर के रूप में उभर कर आना चाहते हैं, राष्ट्रीय राजनीति करना चाहते हैं। आपने सुना होगा, कई बार वो कहत सफाई देते नजर आते हैं कि मेरा सपना इतना छोटा नहीं है कि मैं मुख्यमंत्री बनूं। तो कितना बड़ा है, पीएम बनना ही ना बाकी है भाई। मुख्यमंत्री जब बहुत छोटा सपना है उनके लिए, तो पीएम की कुर्सी पर नजर है। वो चाहते हैं कि हमारी छवि एक चैलेंजर के रूप में पूरे देश में बने। शुरुआत भले बिहार से हो रही है, तो पूरा उनका पॉलिटिक्स का जो पर्सपेक्टिव है वो बदल गया, उनके निशाने बदल गए हैं और मोदी पर ही हमलावर हैं। हर सभा में आप देख लीजिए, वो मोदी से ही सवाल कर रहे हैं कि मोदी वोट लेंगे बिहार का, फैक्ट्री लगाएंगे गुजरात में, उद्योग लगाएंगे गुजरात में, बुलेट ट्रेन चढ़ाएंगे गुजरात में चलाएंगे और बिहार के लिए श्रमिक ट्रेन भेजेंगे। मतलब यहाँ के लोगों को मजदूर बनाकर रखना चाहते हैं। तो वो अपील कर रहे हैं कि भाई मोदी को देखकर वोट मत दीजिए, अपने बच्चों के भविष्य को देखकर वोट दीजिए। मोदी के लिए और नीतीश कुमार, लालू जी के लिए वोट मत दीजिए, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए वोट मत दीजिए, अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए वोट दीजिए, अपने बच्चों के रोजगार के लिए वोट दीजिए। मतलब सीधा उनका कहना है कि अभी तक एनडीए की सरकार में नीतीश कुमार हैं और बिहार में लालू यादव भी रहे हैं। महागठबंधन की सरकार भी 15 साल से ज़्यादा चली है। नीतीश कुमार 20 साल से मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी के साथ सरकार चला रहे हैं। तो उनका कहना है कि अब तक तो इन्होंने कुछ नहीं किया, पलायन भी नहीं रुका, रोजगार भी नहीं दिया और कोई इंडस्ट्री का माहौल नहीं बना। इंडस्ट्री भी नहीं है यहाँ पर, यहाँ के लोग मजदूर बने हुए हैं। तो मोदी वोट लेंगे बिहार का और बुलेट ट्रेन देंगे गुजरात को, यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं ना। अगर वो ये समझाने में कामयाब हो गए, देखिए अभी तो लोगों की समझ में ये बात आने लगी है, ऐसा नहीं है, लेकिन वोट बैंक बनाना, समझाना, दोनों में बड़ा फर्क है। अब वो जो लोग प्रशांत किशोर की बात से प्रभावित हैं, जो मान रहे हैं कि जायज़ मुद्दा उठा रहे हैं, वो वोट भी दे देंगे जनसुराज को, ये कोई ज़रूरी नहीं है। ये तो प्रशांत किशोर भी मानते हैं कि बड़ी चुनौती है। लेकिन प्रशांत किशोर अगर इसी तरह से राजनीति करते रहे तो भविष्य में बहुत बड़े चैलेंजर के रूप में उभर सकते हैं। प्रशांत किशोर गोपालगंज गए थे और गोपालगंज में प्रशांत किशोर के सामने मंच पर जनसुराज की एक महिला नेता ने कहा कि प्रशांत किशोर को सीएम बनावे के बा।
अब इसके बाद प्रशांत किशोर भी वो देखने लगे कि पार्टी ने अनाउंस भी नहीं किया है, लेकिन कार्यकर्ताओं और नेताओं का जोश जो है हिलोरे ले रहा है, और उनके सामने मंच से अनाउंस कर दिया उस महिला नेता ने, महिला कार्यकर्ता ने, कि प्रशांत किशोर को हम सबको मिलकर बिहार का सीएम बनाना है। देखिए दीपक, मैं तो चुनाव में भी घुमा था, उपचुनाव में। बहुत संतोषजनक तो नतीजा नहीं आया प्रशांत किशोर के बारे में, उनकी पार्टी को सफलता मिली नहीं किसी सीट पर। लेकिन ये जरूर देखा कि जो अति पिछड़ी जातियों के लोग हैं, जो अनपढ़ हैं, जो बेरोजगार हैं, जो मजदूरी करते हैं, वो प्रशांत किशोर से प्रभावित हैं। वो उम्मीद से देख रहे हैं उनको, और उन्होंने काफ़ी मदद भी की प्रशांत किशोर की। लेकिन केवल एक वोट बैंक से आप नहीं जीत सकते हैं, आपको हर जाति का, हर क्लास का, समाज का समर्थन मिलना चाहिए। तो प्रशांत किशोर केवल लालू जी को गाली देंगे, तेजस्वी को निशाना बनाएंगे, नीतीश कुमार को बोलेंगे, बुरा भला कहेंगे, तो उससे बहुत व्यापक समर्थन नहीं मिलेगा। क्योंकि लालू जी के भी समर्थक हैं, नीतीश कुमार के भी समर्थक हैं, और बिहार में तो है ना भाई, दोनों ही ताकतवर लोग हैं। तो बीजेपी को निशाना वो बना रहे हैं ताकि बिहार के हर जाति के लोग उनके पक्ष में गुलबंद हों, उनकी बात समझने के बाद, बिहार में बदलाव के ही मुद्दे पर। तो बिहार में बदलाव को लेकर वो राजनीति कर रहे हैं, बदलाव का आश्वासन भी दे रहे हैं। लेकिन लोग कितना भरोसा कर पाते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि उनको तो ठीक उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है, कोई ऑप्शन नहीं था। या तो आपको तेजस्वी को चुनना है या नीतीश कुमार को चुनना है, तीसरा कोई ऑप्शन था नहीं था। तो प्रशांत किशोर को अब ऑप्शन के रूप में लोग देख रहे हैं। लेकिन उनको भी अपनी ताकत और बढ़ानी होगी, उनका प्रभाव उनको बढ़ाना पड़ेगा। जो बिहार यात्रा पर हैं, प्रभाव बढ़ रहा है, असर भी दिख रहा है, लेकिन वो चुनाव तक उसको सस्टेन करना बहुत मुश्किल काम है। क्योंकि प्रशांत किशोर एक लौते नेता है जनसुराज के, जो लोगों को प्रभावित करते हैं, जो लोगों से सीधे कम्युनिकेट करते हैं। बाकी कोई दूसरा चेहरा ऐसा है नहीं, तो बहुत बड़ा गैप हो जाता है। एक जगह घूम कर गए तो फिर दोबारा वहाँ जाने में बहुत समय लग जाता है। और अब तो समय भी नहीं है, 3 महीने का समय है, और बिहार यात्रा पर हैं। उनको पार्टी के उम्मीदवार भी तय करना है। उम्मीदवारी के लिए तो 20,000 21,000 से ज़्यादा लोगों ने आवेदन किया है। तो उनकी स्क्रूटनी करना, उम्मीदवार का चयन करना कितनी बड़ी चुनौती है। तो प्रशांत किशोर केवल यात्रा ही करते रहेंगे तो ये काम कौन करेगा। तो प्रशांत किशोर लगता है कि अगले 15 दिन 1 महीना में यात्रा अपनी पूरी कर लेंगे और पार्टी के संगठन के काम में जुटेंगे, उम्मीदवार के चयन के काम में जुटेंगे। अगर वाकई उन्होंने दमदार उम्मीदवार चुन लिया और जनता के बीच ऐसे ही बने रहे, तो बहुत बड़ा उलटफेर कर सकते हैं। लेकिन अभी पहले ही अटेम्प्ट में सरकार बना लेंगे, ये तो उम्मीद किसी को नहीं है। लेकिन कुछ न कुछ प्रभाव डालेंगे। और एक ऐसे पहिए की तरह है जनसुराज, कब कहाँ किसको दबा देगा, कहाँ कब किसको आगे बढ़ा देगा, पता नहीं चल रहा है। तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा कि प्रशांत किशोर के जनसुराज ने किसको कितना प्रभावित किया, महागठबंधन को नुकसान पहुंचाया या एनडीए को पहुंचाया। तो वो राष्ट्रीय राजनीति करना चाहते हैं, ये दिखाना चाहते हैं कि हमारी पार्टी सत्ता में आएगी तो कोई अति पिछड़ा या दलित ही सीएम बनेगा। उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया दलित, तो उनका ये संदेश देने की कोशिश है कि मैं सीएम का उम्मीदवार नहीं हूँ, मैं बिहार में बदलाव चाहता हूँ, सरकार बनाना चाहता हूँ, लेकिन उसका मुखिया मैं नहीं रहूँगा। हम मार्गदर्शन में उनकी सरकार तो चलेगी, कोई मुख्यमंत्री हो, लेकिन वो अति पिछड़ा या दलित से ही किसी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। क्योंकि वो कह रहे हैं कि हमारा सपना इतना छोटा नहीं है, मुख्यमंत्री बनना है। और अब जो उनका बदलाव आया है, राजनीति में उनके बदलाव जो आया है, उससे साफ लगता है कि उनकी नज़र दिल्ली की कुर्सी पर है। तो दिल्ली तो दूर है अभी, लेकिन दिल्ली पैदल भी चले आदमी तो पहुंच ही जाएगा ना, समय ज़्यादा लगेगा। तो प्रशांत किशोर तो पैदल भी नहीं है, उनकी रफ्तार तेज है। 1 साल 1.5 साल में अपनी पहचान बना ली है, पार्टी को खड़ा कर लिया है। तो दिल्ली पहुंचने में समय लगेगा, लेकिन दिल्ली कभी नहीं पहुंचेंगे ये भी कहा नहीं जा सकता दावे के साथ। तो अभी उनके निशाने पर केवल पीएम मोदी है, बीजेपी है। लालू जी, नीतीश जी, तेजस्वी जी अब प्रायोरिटी नहीं है, वो बीजेपी से लड़ाई लड़ रहे हैं, ये संदेश देना चाहते हैं। इसका एक फ़ायदा तो ये होगा कि जो बीजेपी से नाराज लोग हैं उनका सहयोग और साथ समर्थन मिलेगा उनको, और जो अल्पसंख्यक हैं उनकी गुलबंदी उनके पक्ष में हो सकती है।
वहाँ पर जहाँ पर वो लड़ाई में नजर आएंगे, जहाँ पर मजबूत होंगे। जहाँ मजबूत नहीं होंगे वहाँ अल्पसंख्यक उनका साथ नहीं देंगे। लेकिन जो पचफोरना वोट बैंक है, जिस पर तेजस्वी यादव की भी नज़र है, जो अभी तक बीजेपी के साथ है, नीतीश कुमार के साथ है, उसका समर्थन उनको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और पचफोरना अगर गोलबंद हो गया तब तो प्रशांत किशोर को कोई रोक नहीं पाएगा। लेकिन 36% पचफोरना को एक जगह करना बहुत मुश्किल काम है। ये फ्लोटिंग वोट बैंक की तरह है, उसका कोई बड़ा नेता है ही नहीं जो एक तरफ उनको मोड़ सके। तो ये फ्लोटिंग वोट बैंक है जिस पर सब दलों की नज़र है, और सब दलों को प्रसाद की तरह ये मिलता ही है। किसी को ज़्यादा मिल गया तो पावर मिला देता है, किसी को कम मिला तो विपक्ष में खड़ा कर देता है। तो आज की तारीख में बिहार की राजनीति में पचफोरना यानी ईबीसी वोटर की बहुत अहमियत है। उनकी आबादी 36% है, और वही तय करेंगे कि बिहार में कौन राज करेगा, कौन विपक्ष की भूमिका में रहेगा। तो प्रशांत किशोर ने अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने टारगेट में नंबर 1 रखा है। सबसे ज़्यादा वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल करना शुरू कर दिया है, पूछ रहे हैं हर जगह की सभाओं में। आज गोपालगंज में भी पूछा कि वोट बिहार का तो फैक्ट्री गुजरात में क्यों लगनी चाहिए, और क्यों हमारे मजदूर वहाँ जाकर इस गर्मी में अपनी हड्डी 10-12 हज़ार रुपये के लिए गलाने के लिए विवश हैं। तो यह सवाल बिहार के लोगों को अपील कर रहा है, और उन्हें लग रहा है कि सही बात है कि हम अगर वोट देते हैं, हम अगर सरकार बनाते हैं, तो हमारे बच्चों को 10-15 हज़ार रुपये की नौकरी के लिए दूसरे राज्यों में जाकर अपमान क्यों सहना पड़े। तो इसे लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। शुक्रिया।